स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन। इंडियन पार्लियामेंट जिसको भारतीय डेमोक्रेसी का टेंपल कहा जाता है, जिसका मेन काम होता है कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही इंश्योर करना। पर क्या इंडियन पार्लियामेंट सच में ये करता है? चलिए जानते हैं। इंडियन पार्लियामेंटेरियंस काफी चीजों के लिए फेमस हैं, जैसे कि हग करने के लिए, आंख मारने के लिए, और अगर काम ज्यादा हो जाए तो कैंडी क्रश खेलने के लिए भी। और अगर ज्यादा कैंडी क्रश खेल लिया तो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस कभी कभार बेहोश भी हो जाते हैं, और बेहोशी से उठने के बाद वो विंग्स पास करते हैं, फ्लाइंग किसेस पास करते हैं, और उनसे अगर जवाब मांगा जाए तो फिर ड्रामा करते हैं। क्या इसका यह मतलब है इंडियन पार्लियामेंट ऑल ड्रामा नो डिलीवरी है? मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पर क्या प्राइम मिनिस्टर इस इश्यू को स्ट्रक्चरली हाईलाइट कर रहे हैं कि पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि अभी चल रहा है विंटर सेशन इंडियन पार्लियामेंट का, और पहले 2 दिन इन विंटर सेशन में देखा गया कि ऑपोजिशन चाहता था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के इशू पे डिबेट करना, जबकि गवर्नमेंट इस पक्ष में नहीं थी। तो इस इंपास के कारण पहले 2 दिन इस सेशंस के डिसरप्ट हुए। पर यह पहली बार ऐसा डिसरप्शन नहीं हुआ, यह डिसरप्शन पहले होता आया है और आगे भी जरूर होता रहेगा। पर आगे जरूर क्यों होगा, इस इशू को हम आज एक स्ट्रक्चरली और डीपली कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। और आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा इशू की हुई PPTs को डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ATS लाइव पे। इस टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स वीडियो खत्म होने के कुछ मिनट बाद अपलोड हो जाएंगे, डाउनलोड करें। पर हाँ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इंडियन पार्लियामेंट अपना काम करता है, जैसे कि लॉज पास करता है, उन पे डिबेट करता है, और जरूरत पड़े तो एग्जीक्यूटिव की यानी सरकार की जवाबदेही भी इंश्योर करता है। पहला इंस्ट्रूमेंट आता है डिबेट एंड डिस्कशंस। यह सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। सरकार कोई भी पॉलिसी या फिर बिल जब पार्लियामेंट में लाती है तो उसका प्राइमरी मोटिव होता है इस इशू को डिबेट करना कि कोई भी शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई हो जाए। जाहिर सी बात है, कभी कभार पार्लियामेंट किसी बिल पे डीपली कवर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी का काम है एक बिल को स्ट्रक्चरली और डीपली स्क्रूटनाइज करना और इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट को देना ताकि उस बिल पे वोटिंग हो पाए। पार्लियामेंट का एक और इंपॉर्टेंट काम है सरकार के खर्चे को कंट्रोल करना, यह है बजटरी कंट्रोल। जाहिर सी बात है, जो सरकार का एनुअली खर्चा होता है, यह विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल सरकार पब्लिक पर से खर्चा नहीं कर सकती है। और जाहिर सी बात है, इस बजट को भी डीपली डिस्कस एंड डिबेट करना जरूरी है ताकि सारे सरकारी खर्च जस्टिफाई हो पाए। और इन खर्चों का साल का ब्यौरा CAG एक रिपोर्ट के फॉर्म में पार्लियामेंट को जमा कराता है, और पार्लियामेंट का उसका भी काम है कि इन रिपोर्ट्स को डीपली स्क्रूटनाइज करे और एग्जीक्यूटिव यानी सरकार से जवाब मांगे, जिनके भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर, 0 आवर, मोशंस पास करके सरकार बजट में, पार्लियामेंट बजट में कट्स इशू कर सकती है, और अगर सरकार पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए तो पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी प्रावधान इन मोशंस के थ्रू अलाउड है। और अगर सरकार पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस लूज कर दे तो प्रधानमंत्री और सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। तो यह दर्शाता है पार्लियामेंट का रोल किसी भी डेमोक्रेसी में, खास करके इंडियन डेमोक्रेसी में, कितना इंपॉर्टेंट है। पर क्या सही में पार्लियामेंटेरियंस ये काम सही कर पाते हैं? नहीं। क्यों? पार्लियामेंटेरियन जब काम ज्यादा हो जाए तो हाउस से वॉकआउट कर जाते हैं। और इसका खाली ये एक इंस्टेंस नहीं है, मैं आपको कई सारे फैक्ट्स ऐसे बताऊंगा जो ये दर्शाता है कि इंडियन पार्लियामेंट का ध्यान ज्यादा ड्रामा पर है और डिलीवरी पे कम है। पहला इंस्टेंस है नंबर ऑफ सिटिंग डेज। जब इंडियन डेमोक्रेसी 1950 के बाद स्टार्ट हुआ था तो आमतौर पे पार्लियामेंट के सिटिंग डेज काफी ज्यादा थे, लगभग 120 दिन एवरी ईयर, और अब ये घट के 55 दिन प्रति ईयर पे आ गए। तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट सिट ही कम करती है। दूसरा है टाइम, डिबेट पे कितना खर्चा होता है। पहले डिबेट काफी डीप होते थे, स्ट्रक्चरल होते थे, अवॉइडिंग पार्लियामेंट्री एंड पॉलिटिकल इश्यूज। पर अब डिबेट टाइम काफी कम हो गया है। 17वीं लोकसभा, जो प्रीवियस लोकसभा थी फ्रॉम 2019 टू 2024, उसमें 35% बिल 1 घंटे से कम के डिस्कशंस के बावजूद पास हो गए थे।
जैसा कि मैंने बताया कि अगर पार्लियामेंट नॉर्मल हाउस को समय नहीं है बिल स्क्रूटनाइज करने का, तो वो बिल को डिटेल स्क्रूटनी के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज पे भेजते हैं। ये एक काफी सही तरीका है बिल को स्क्रूटनाइज करने का। पहले ये बिल्स काफी ज्यादा पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाते थे, सो मच सो दैट इट वाज 71% इन 15th लोकसभा। अभी इन 17th लोकसभा, जो लास्ट लोकसभा थी, इसमें बस 16% ही बिल को पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास भेजा गया फॉर डिटेल स्क्रूटिनी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सालाना सरकारी खर्च फाइल होता है पार्लियामेंट में इन फॉर्म ऑफ बजट। तो बजट पे डिटेल डिस्कशन सरकारी खर्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर 17वीं लोकसभा में 80% ऑफ द बजट वाज पास्ड इवन विदाउट एन एडिक्वेट डिबेट। सबसे सरप्राइजिंग बात है 2023 बजट का। इन 2023 बजट द एंटायर बजट वाज पास्ड विदाउट ड्यू डेलिब्रेशन थ्रू गिलेटिन मोशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन आवर पे। क्वेश्चन आवर मैंने बताया था, इनमें पार्लियामेंटेरियंस रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर्स और सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। पर क्या होता है, 60% ही टाइम के लिए क्वेश्चन आवर 17वीं लोकसभा में फंक्शन हुआ और 24% क्वेश्चंस मिनिस्टर्स ने बस ओरली आंसर किए। रेस्ट 76% इनका रिटन रिप्लाई बाद में दिया गया। तो यह दर्शाता है कि डिबेट एंड डिस्कशन, स्क्रूटिनी, इन सब के प्रति जो पार्लियामेंट का फोकस है और जो टाइम है वो कम हो गया है। और टाइम बढ़ गया है डिसरप्शंस पे, टाइम बढ़ गया है और अमाउंट बढ़ गया है एमपीस के सस्पेंशन पे। तो जब एमपी सस्पेंड होंगे, हाउस के प्रोसीडिंग्स डिसरप्ट होगी, तो हाउ कैन यू इंश्योर कि पार्लियामेंट अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेकिंग द लॉज है और स्क्रूटिनाइजिंग एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसको प्रॉपरली कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? पर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, चलिए अब ये समझते हैं। पहला रीजन है बिहेवियरल रीजन। बिहेवियरल रीजन आता है, आप जिस पॉलिटिकल क्लाइमेट में आते हैं उसके कारण आप कुछ स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं। पहला बिहेवियर है ऑपोजिशन का अपने रोल को लिटरली लेना। एक एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा जीएसटी इंडिया में लागू हुआ जब प्रधानमंत्री जो बीजेपी के हैं, जब वो पावर में थी। पर जब ये पहला प्रपोजल कांग्रेस ने 2009 के अराउंड दिया था, तो बीजेपी जीएसटी के अगेंस्ट थी। उन्होंने जीएसटी के इंट्रोडक्शन को अपोज किया। और जब बीजेपी इस रिफॉर्म को लाना चाहती थी, तब कांग्रेस, जिन्होंने पहले प्रपोज किया, उन्होंने अब अपोज किया था बिफोर द पैसेज ऑफ द बिल। तो ये क्या दर्शाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में रहे तो वो अपने रोल को लिटरली ले जाती है। सरकार कोई भी बिल लाए, कोई भी प्रपोजल लाए जो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में भी होगा, फिर भी ऑपोजिशन पार्टी उसको अपोज करते हैं। क्यों अपोज करते हैं, कभी आपने सोचा है? पहला रीजन है ऑपोजिशन पार्टी के पास न्यूमेरिकल एडवांटेज नहीं है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके ऑटोमेटिकली लोकसभा में मेजॉरिटी होती है और जो ऑपोजिशन होती है वो माइनॉरिटी में होती है। तो जस्ट बाय द वोट्स दे कांट चेक और दे कांट स्टॉप अ बिल। तो वो क्या ऑल्टरनेटिव इशू करते हैं और वो क्या ऑल्टरनेटिव्स पे जाते हैं? वो ऑल्टरनेटिव्स पे जाते हैं थिएट्रिकल एंटिक्स पे, वो ड्रामा क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कई बारी कोई पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो मॉकरी कर रहे हैं, किसी की मिमिक्री कर रहे हैं, वो भी अगर नहीं हुआ तो कई बारी ये प्रपोजल्स को फाड़ के मिनिस्टर्स के ऊपर फेंक देते हैं। पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कर रहे हैं मीडिया विजिबिलिटी के लिए। मीडिया विजिबिलिटी उसी को विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है जो ड्रामा क्रिएट करते हैं। अगर आपने ड्रामा किया तो नेक्स्ट डे पेपर के फ्रंट पेज पे आपकी फोटो होगी। वो भी नहीं हुआ तो सोशल मीडिया में आपके उठाए हुए इश्यूज को ट्रैक्शन मिलेगा, आपके हैशटैग्स ट्रेंडिंग होंगे। तो इन छपास को ध्यान में रखते हुए एमपीज ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो ये था दूसरा बिहेवियरल फैक्टर। तीसरा बिहेवियरल फैक्टर है इलेक्टोरल कंपल्शंस एंड पॉलिटिकल प्रेशर। जब भी इलेक्शन पास में आता है, और आप जानते हैं इंडिया हमेशा परपेचुअली इलेक्शन साइकिल में रहता है, तो जैसे ही इलेक्शन पास में आया, ऑपोजिशन पार्टीज किसी भी इशू को मुद्दा बना देती है। उस मुद्दा बनाने का फायदा उनके कैडर्स एनर्जाइज हो जाते हैं, उनके कैडर्स एकदम फर्म हो जाते हैं, और इसका फायदा उनको इलेक्टोरली मिलता है क्योंकि उन्होंने अपने कैडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार को चैलेंज किया, टैकल किया। तो यह कारण है बिहेवियरल कारण। अब समझते हैं स्ट्रक्चरल कारण। कुछ लॉज ऐसे हैं, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो डिसरप्शंस को फेवर करते हैं। पहला है डिक्लाइनिंग स्पेस फॉर डिबेट।
आमतौर पे लेजिस्लेटिव एजेंडा दूसरे कंट्रीज में ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी मिलकर तय करती है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट को समन करने का पावर प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट ये पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी सरकार के एडवाइस पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव टाइमिंग है, सेशंस के टाइमिंग है, शेड्यूलिंग है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल है, ये कंप्लीटली गवर्न होता है गवर्नमेंट के डिस्क्रेशन पे, ना कि विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपोजिशन मेंबर्स आल्सो। और जब ऐसा होता है तो ऑपोजिशन एमपीज नेचुरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चरल रीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ कोई भी एमपी बाउंड है अपने पार्टी के व्हिप या डायरेक्शन से, और अगर एमपी उस डायरेक्शंस को वायलेट कर तो उनकी पार्टी उनकी सदस्यता खारिज करवा सकती है। एक एग्जांपल देता हूं, यदि आप एक एमपी हैं फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट जहां पे इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इधर फ्रॉम बिहार, बंगाल और असम, राइट, पर आपका पॉलिटिकल पार्टी या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंटरेस्ट है कि आप एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन टाइप के प्रोसेस को फेवर करें। पर अगर आपके पॉलिटिकल पार्टी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को अपोज किया तो यू आर नॉट अलाउड टू फॉलो योर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंटरेस्ट। आपको पॉलिटिकल पार्टी के लाइन को ही फॉलो करना पड़ेगा। और आमतौर पे आपने ऐसे जरूर प्रोटेस्ट देखे होंगे जो पार्लियामेंट में एसआईआर के अगेंस्ट अभी भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? एसआईआर जैसा कि आपको सबको पता है ये लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में है, ये देश हित में है, लेकिन नैरो पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण जब ऑपोजिशन पार्टीज ने इनको अपोज किया तो ऑपोजिशन एमपीज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी वांट्स, दे आर आल्सो अपोजिंग दिस इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर रोल, एसआईआर ऑफ वोटर रोल्स, राइट। तो ये रीजन है, स्ट्रक्चरल रीजन, जो हमारे पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। अब इसका इंपैक्ट इंडिया को और इंडियन डेमोक्रेसी को क्या होता है? आप सोच रहे होंगे ना, ये तो इनका काम है, आपका क्या काम है? आपका काम है पे करना। और इंडियन पार्लियामेंट को हर रोज चलाने का खर्चा आपको पता है कितना है? हर मिनट इंडियन पार्लियामेंट को चलाने का खर्चा है 2.5 लाख रुपए। और ये पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या एमपीज की सैलरी कटती है डिसरप्शन के लिए? नहीं, सैलरी कटती है या फिर पैसे किसके जा रहे हैं? पब्लिक एक्सचेकर के। और पब्लिक एक्सचेकर कहां से भरता है? आपके और मेरे दिए हुए टैक्स पेयर मनी से। तो जो हर मिनट डिसरप्शन हो रहा है, हर मिनट पार्लियामेंट चलाने का खर्चा 2.5 लाख रुपए जो आप और मैं टैक्स के थ्रू दे रहे हैं, वो वेस्ट हो रहा है। और सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है? एमपीज की सैलरी भी नहीं कटती है। तो इसका इंपैक्ट इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन पार्लियामेंट के फंक्शनिंग पे कैसे आता है, अब ये समझते हैं। पहला इंपैक्ट आता है डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंस का वीक होना। इंडियन पार्लियामेंट या फिर एनी डेमोक्रेसी वर्क करती है कंसेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सरकार कुछ लाती है, उसको बैलेंस कौन करता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को कौन बैलेंस करता है? जुडिशियरी। जुडिशियरी का अपॉइंटमेंट कौन करवाता है? नॉमिनली एग्जीक्यूटिव। तो ये कंसेप्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस का। पर अगर पार्लियामेंट लॉज के प्रति डिबेट एंड डिस्कशंस नहीं कर पाए, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी बाय आस्किंग क्वेश्चंस नहीं कर पाए, तो ये जो सिस्टम है चेक्स एंड बैलेंसेस का, वो डेमोक्रेसी में वीक होता है। दूसरा प्रॉब्लम है पुअर क्वालिटी और जल्दी और हड़बड़ाहट में लाए हुए लॉस का। जाहिर सी बात है, जब डिबेट एंड डिस्कशंस नहीं होता है तो कोई भी लॉज आता है उसको प्रॉपर स्क्रूटिनी नहीं मिलता है और फ्यूचर में इंप्लीमेंटेशन में कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसा हमने इनकम टैक्स बिल में देखा, जैसे ऑनलाइन गेमिंग बिल में देखा, राइट। और प्रॉब्लम्स भी आते हैं। एक और प्रॉब्लम है इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। कोई भी सिस्टम कब चलता है? जब पब्लिक उस सिस्टम पे ट्रस्ट करती है। पर जब फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस हो रहे हैं, जब ड्रामा क्रिएट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इंसान का ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए बहुत एसेंशियल हैं, उन पे कम हुआ जाता है। एक सीएसडीएस की सर्वे थी, उसमें बताया कि ओनली 1/4, 1/4 लोग ही इंडियन पार्लियामेंट पे फुली ट्रस्ट करते हैं। और इसका इरोजन का क्या रीजन है? ये ड्रामा, ऑल ड्रामा नो डिलीवरी। और एक और बड़ा प्रॉब्लम है, जब पार्लियामेंट अपना काम ढंग से नहीं कर पाए तो जो गैप क्रिएट होता है लेजिस्लेचर में या फिर एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी में, वो कौन देखता है? वो जुडिशियरी देखता है। और इसको बोला जाता है जुडिशियरी ओवररीच। जुडिशियरी का काम है लॉज को स्क्रूटनाइज करना जब उनको चैलेंज किया जाए। पर किसी इशू पे लॉ होगा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, पार्लियामेंट में कोई लॉ नहीं बनाया तो जुडिशियरी को ना चाहते हुए भी उस मामले में इंटरवीन करना पड़ता है, जो ओरिजिनली काम है सरकार का, जो ओरिजिनली काम है सरकार को मॉनिटर करने का पार्लियामेंट का। तो यह प्रॉब्लम आता है इंडियन डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में। और यह प्रॉब्लम हमारे और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस डिसरप्शन का जो खर्चा है हमारे पॉकेट से जा रहा है इन फॉर्म ऑफ टैक्स पेयर मनी, राइट।
पर आपने कभी सोचा इस चीज को सुधारने के क्या तरीके हैं? काफी तरीके हैं। पहला तरीका है जो वेंकटचलैया कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर रीफ्रेमिंग ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया था, जो है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सिटिंग डेज हर साल फिक्स करने का। उन्होंने ये बोला कि राज्यसभा के लिए आप मिनिमम 100 डेज अ ईयर फिक्स कर दें और लोकसभा के लिए 120 डेज अ ईयर फिक्स कर दें। दूसरी बात है एंटी डिफेक्शन लॉ को लिमिट करने का। एंटी डिफेक्शन लॉ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हर डायरेक्शन पे इक्वली एप्लीकेबल होता है। तो इन कमिटीज ने यह बताया कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ को खाली सरकार के कॉन्फिडेंस मोशंस में और बजट के पासिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी और भी बिल्स हैं जो स्ट्रक्चरली या सरकार के फंक्शनिंग पे इंपैक्ट नहीं करते हैं, इन पे एंटी डिफेक्शन का एप्लीकेशन कम कर देना चाहिए। तीसरा तरीका है मैंडेटरी रेफरिंग ऑफ नॉन इंपॉर्टेंट बिल्स टू पार्लियामेंट्री कमिटी। जैसा कि मैंने बताया था, ओनली 16% ऑफ द बिल्स आर प्रेजेंटली और वर रेफर्ड टू पार्लियामेंट्री कमिटीज इन द लास्ट लोकसभा। तो ये प्रिवेंट करता है डिटेल स्क्रूटिनी में। और आपको अगर डिटेल स्क्रूटिनी बढ़ाना है तो आपको हर इंपॉर्टेंट बिल जो टाइमली इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करें ताकि उन पे डिटेल स्क्रूटिनी हो जाए, ओपिनियन हो जाए, सवाल जवाब हो जाए। राइट? तो यह तरीका है इस ब्रोकन सिस्टम को सही करने का। आपको अगर कोई और तरीका पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। क्या आप मेरे इस ओपिनियन और इस पॉइंट ऑफ व्यू से वाकिफ हैं? क्या आप इसके अपोज हैं? प्लीज इंश्योर करें, कमेंट में एक सिविल कमेंट करके मुझे बताएं कि यह मुद्दा हमें कैसे सही करना चाहिए और आपका इसमें क्या ओपिनियन है। ओके, बिफोर सॉल्विंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीधे सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हैं, इस टॉपिक पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है। जो मैंने अभी टॉपिक बताया यह है डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट और एक एसेंशियल पार्ट है पॉलिटी सिलेबस का। यूपीएससी में और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी तो है ही, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आईआर है, सिक्योरिटी है। इन सब के बारे में डिटेल चर्चे के लिए, टाइमली चर्चे के लिए आप अलाउ और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रेजोल्यूशन प्लस कोर्सेज को। ये कोर्सेज 2027 और 2028 बैचेस के लिए है फॉर स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू प्रिपेयर। और ये कोर्सेज हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ऑफर होता है। जो भी आपको सही लगे आप एडमिशन ले सकते हैं। पर एडमिशन लेने से पहले अगर आप ये याद रखें टू यूज द कोड ATS लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेगा। और अभी सेल चल रही है जो 7 दिसंबर को एंड हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी बेस्ट पॉसिबल रेट्स के लिए आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद में कॉस्ट बढ़ जाएगा, इवेंचुअली आप ही को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है 2017 द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन एडवांटेज है द एग्जीक्यूटिव, जो सरकार है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए फॉर इट्स फंक्शनिंग। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन आया था 2017 में ही, पर यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। Parliament exercises control over functioning of Council of Ministers through which of the following 3 instruments? सही जवाब जानने के लिए बताएं मेरे को कमेंट सेक्शन में, और आपने सही जवाब किया होगा तो आपको मेरा थम्स अप मिल जाएगा। ओके, और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको पता है ये टेलीग्राम चैनल ATS लाइव, ढूंढने में कोई दिक्कत हो आप हमेशा से इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल 9 बजे। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ और प्लीज कमेंट करना ना भूलें। ओके, प्लीज हैव अ वेरी गुड नाइट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।